हेलो दोस्तों। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्रोराटा का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो केवी स्कूल का है, जो कि चंडीगढ़ वालों ने इशू किया है। इन्होंने टोटल 3 सैम्पल पेपर इशू किए हैं। ये पहले सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 23वां है, जो कि 6 नंबर में पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ के उसकी समरी बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन में लिखा है, तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि हमारी कंपनी है सिमरन लिमिटेड, जिसने इनवाइट किए हैं 3,20,000 इक्विटी शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, जिसकी फेस वैल्यू है ₹10 और ₹5 के प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि हम कितने इशू करना चाह रहे हैं, 3,20,000 इक्विटी शेयर एट 10 + 5। एप्लीकेशन पे मंगाए गए हैं ₹3, जिसमें इंक्लूड है ₹1 प्रीमियम का। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2 + 1। ये हमने मंगाए हैं पैसे एप्लीकेशन पे। उसके बाद ₹5 मंगाए हैं अलॉटमेंट पे, जिसमें ₹2 का प्रीमियम है। तो अलॉटमेंट पे मंगाए हैं 3 + 2 ऑन अलॉटमेंट। जो भी हमारे पैसे बचे वो मंगाए हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो देखिए, यहाँ पे फेस वैल्यू के ₹5 मंगाए जा चुके हैं, तो 5 बचे हैं, प्लस और प्रीमियम के हमारे पास बचे हैं ₹2। तो ये हो गया हमारा फाइनल कॉल। फिर आगे इसमें लिखा है एप्लीकेशन फॉर 4 लाख शेयर्स। रिसीव कितने की हुई हमारे पास एप्लीकेशन? 4 लाख की, लेकिन हम अलॉट कितने कर सकते हैं? 3,20,000। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं कि एक साइड लिख देते हैं हम एप्लीकेशन और दूसरी साइड लिखते हैं अलॉटमेंट। हमारे पास एप्लीकेशन आई है 4 लाख शेयर्स खरीदने के लिए, लेकिन हम अलॉट कितना कर सकते हैं? 3,20,000, जिसमें से application for 40,000 shares were rejected and application money was refunded. Shares were allotted on pro rata basis to the remaining applicants. तो 4 लाख में से हमने 40,000 तो कर दी हैं रिजेक्ट। अब हमारे पास अलॉट करने के लिए कितना बचा? 3,60,000, जिसमें हमने दिए हैं 3,20,000 शेयर। तो इसका यहाँ पे बनाया जाएगा रेशियो। तो रेशियो हमारे यहाँ पे बनेगा 9:8। ये 4 से डिवाइड करोगे तो रेशियो इजीली बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में आगे लिखा है, एक बंदा है जीवन, जिसके पास है होल्डिंग 800 शेयर्स। ये बात याद रखनी है, इसमें क्या वर्ड लिखा है? होल्डिंग। मतलब उसने अप्लाई कुछ और शेयर के लिए किया होगा, लेकिन उसके पास है कितने शेयर? 800 शेयर है। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। मतलब उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, तो हमने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए हैं। आफ्टरवर्ड्स फाइनल कॉल वाज मेड। गणेश हु हैड अप्लाइड फॉर 2,700 शेयर्स। यहाँ पे बताया गया है अप्लाइड के बारे में, तो हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि इसको अलॉट कितने हुए हैं। फेल टू पे द फाइनल कॉल। तो एक बंदा था हमारे पास जीवन, जिसने अलॉटमेंट पे नहीं किया। एक है गणेश, जिसने फाइनल कॉल पे नहीं किया। His shares were also forfeited. Out of the forfeited shares 1,500 shares। मतलब हमारे पास टोटल हैं जो हमने शेयर फॉरफिट किए हैं 2,700 और 800। तो यह 3,500 शेयर है, लेकिन री इशू सिर्फ कितने हुए हैं? 1,500। आगे लिखा है री इशूड एट 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। 8 पर शेयर मतलब ये हमारी बैंक वाली वैल्यू है कि हमें इतने रुपए मिले हैं एक शेयर के बदले, और फुल्ली पेड अप लिखा है ये फेस वैल्यू। इस तरीके से लिखते हैं। चलो, The reissued share included all the forfeited shares of जीवन। तो ये बात हमें याद रखनी है कि जीवन के सारे री इशू किए गए हैं। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो पहले तो हम इसकी एक वर्किंग बनाते हैं कि कॉल सीनियर कितना है, क्योंकि शेयर फॉरफिट करते टाइम हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो वर्किंग किस तरीके से बनेगी उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले एक कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स का, दूसरा एक हमारे पास बनना था, नाम है उसका जीवन, और दूसरा है हमारे पास गणेश। तो पहले हम जीवन की वर्किंग करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे शेयर्स, एक लिखा जाता है अप्लाइड और एक लिखा जाता है शेयर्स अलॉटेड। यहां पे हमें अप्लाइड बताया था, अलॉटेड बताया गया था। जीवन होल्डिंग 800 शेयर्स, मतलब हमें बताया गया है कि उसको अलॉट कितने हुए हैं?
800 शेयर, तो अप्लाइड कैसे निकाला जाएगा? 800। अब क्योंकि ये अलॉटेड वाली है, इसमें अलॉटेड का ये वाला पॉइंट है, तो डिवाइडेड बाय 8 इंटू 9, तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? 900 शेयर के लिए किया होगा। फिर यहाँ पे उसने एक्स्ट्रा कितने शेयर है उसने कितने एक्स्ट्रा शेयर मांगे थे जो कि हमने नहीं दिए उसको? 100 शेयर उसने एक्स्ट्रा मांगे थे। तो और अगर एक शेयर पे जब कोई अप्लाई करता है तो हम उससे कितने रुपए मांगते हैं? 3 रुपए। तो मतलब हमारे पास उसकी एक्स्ट्रा पैसे कितने रखे हुए हैं? एक्स्ट्रा अमाउंट वो आ जाएगी हमारे पास ₹300, जो कि हमने एप्लीकेशन की अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दिया है कि कितने उसके एक्स्ट्रा शेयर थे हमारे पास। अब आगे की जो कैलकुलेशन होगी वो की जाएगी इस वाले पे, क्योंकि उसके पास इतने शेयर हैं। तो जब हमने अलॉटमेंट पे पैसा मंगाया है, अमाउंट कॉल्ड ऑन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट पे हमने कितने रुपए मांगे उससे? 3 + 2 5 रुपए, और उसके पास शेयर कितने हैं? 800 शेयर हैं। तो 2400 रुपए हमने फेस वैल्यू के मांगे हैं और 1600 रुपए हमने मांगे हैं। 2400 रुपए तो हमने मांगे फेस वैल्यू के, प्लस 1600 रुपए हमने मांगे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के। ये इस तरीके से अलग अलग लिखना इसलिए भी कई बार ज़रूरी हो जाता है कि जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं पहले उनको एडजस्ट किया जाता है फेस वैल्यू के साथ, बाद में एडजस्ट किया जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इतना पैसा अवेलेबल है ही नहीं ये दोनों चीज़ें हो पाए, तो आप इसको टोटल 4000 भी लिख सकते हो। और हम फिर इसमें से लेस किया जाता है, लेस एडवांस, जो हमारे पास उसका ऑलरेडी पैसा रखा हुआ है। तो अगर इस 4000 में से मैं 300 माइनस करूं तो हमारे पास उसे पैसे पे करने थे ₹3700, जो कि उसने पे नहीं किया है। ये हमारा बन जाएगा होलसेल एरियर अकाउंट। तो इसको हम लिखते हैं अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो ये तो कैलकुलेशन हो गई हमारी अलॉटमेंट की। अब क्योंकि इसके अलॉटमेंट के बाद ही सारे शेयर फॉरफिट कर लिया तो आगे हम इससे पैसे मांगेंगे ही नहीं। अब दूसरी बात आती है, दूसरा बंदा था हमारे पास एक गणेश। गणेश के बारे में क्या बताया था वो देखते हैं। गणेश के बारे में बताया था गणेश हु हैड अप्लाइड फॉर 2700 शेयर्स। तो यहाँ पे अमाउंट बताई गई है अप्लाइड की, तो अप्लाइड बताया 2700, तो अलॉटेड कैसे निकालेंगे? 2700। अब क्योंकि ये अप्लाइड वाली है तो इसको डिवाइड किया जाएगा 9 से, तो डिवाइडेड बाय 9 इंटू 8, जो कि हमारा आ जाएगा 2400। मतलब गणेश ने हमसे मांगे तो थे 2700, लेकिन हमने उसको दिए कितने? 2400। तो एक्स्ट्रा शेयर कितने हैं उसके? 300 शेयर्स हमारे पास एक्स्ट्रा है। और अगर रुपीज़ में बात करें तो हमारे पास उसके एक्स्ट्रा पड़े हैं 900 रुपये। अब क्योंकि ये अलॉटमेंट पे पैसे पे कर चुका है, जैसे क्वेश्चन में लिखा था, गणेश हु हैड अप्लाइड फॉर इतना फेल टू पे फाइनल को, तो मतलब जो भी उसका एक्स्ट्रा ये 900 रुपये है वो एडजस्ट हो चुका होगा सारा का सारा अलॉटमेंट पे। उसके पास 2400 शेयर थे और हमने मांगे हैं 5 रुपये, तो टोटल हमने उससे मांगे होंगे 12,000 रुपये। तो अलॉटमेंट पे हमने उससे मांगे ₹12,000, जिसमें से उसके एडवांस कितने हैं हमारे पास? 900, तो बचे कितने? 11,100, जो कि वो पे कर चुका है। तो इसका कॉल सिनेरियो यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन जो हमने उससे अमाउंट मांगा है, अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल, वो है 2400 इंटू हमारे पास थे 7 रुपये हमने मंगाए थे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2400 इंटू 7। तो हमने उससे टोटल मांगे हैं कितने रुपए? 16,800, जो कि उसने पे नहीं किया। तो ये हमारा बन जाएगा कोलसिन एरियर। यहाँ पे इसका कुछ भी कोलसिन एरियर नहीं होगा क्योंकि इसके शेयर हमने पहले ही फॉरफिट कर लिए हैं। तो ये तो थी हमारी वर्किंग नोट। अगर आप ये बना लोगे प्रोराटा के क्वेश्चन में तो क्वेश्चन करना बहुत ही ईजी हो जाता है। अब इसके बाद मैं चाहूँगा कि आप एक टाइमलाइन भी बनाएं क्वेश्चन की। टाइमलाइन से ये पता चलता है कि कौन सी एंट्री हमें कब डालनी है। तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था, सबसे पहले तो एप्लीकेशन की एंट्री बनेगी जो कि 2 एंट्री बनती है, उसके बाद अलॉटमेंट की बनेगी 2, उसके बाद फॉरफिट कर लिए हैं जीवन के शेयर, तो 1 एंट्री बनानी पड़ेगी हमें उसकी। फिर उसके बाद हम फाइनल कॉल पे पैसे मांगेंगे फाइनल कॉल पे, तो 2 एंट्री बनेगी उसकी। उसके बाद शेयर कर लेंगे फॉरफिट गणेश के, 1 एंट्री उसकी। 1 एंट्री हमारी बनेगी री इशू की, और फिर हमारा फाइनली कैपिटल रिजर्व की 1 एंट्री। तो यहाँ पे हमारी टोटल बनेंगी 10 जर्नल एंट्रीज। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहली हमारी जर्नल एंट्री बनेगी
जब हमारे पास पैसा आ जाएगा। तो इसको मैं लिखता हूँ फर्स्ट ए, और जर्नल एंट्री हमारी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू। देखो क्योंकि लिखा है यहाँ पे साफ साफ कि इक्विटी शेयर इशू किए हैं, तो यहाँ पे हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन वर्ड यूज करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप पूरा वर्ड यूज करना है एग्जाम में, वरना टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, वो नंबर काट भी सकते हैं। फिर उसके बाद बनेगी नरेशन। नरेशन लिखना ज़रूरी है। नरेशन सिंपल बनती है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। मैं बिना नरेशन के सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आपको नरेशन डालनी ज़रूरी है। तो हमें 4 लाख शेयर पे रिसीव हुआ था, कितने रुपए? 3 रुपए। तो यहाँ पे आ जाएगा ₹12 लाख, यहाँ पे भी आ जाएगा ₹12 लाख। सेकंड एंट्री हमारी बनेगी, इसको लिख देते हैं सेकंड का बी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जो कि हमारे यहाँ पे पूरा 12 लाख आ जाएगा। फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हम कितने शेयर इशू कर सकते थे? 3,20,000। उसमें फेस वैल्यू कितने की है? ₹2 की। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 320 इंटू 2। आपके समझने के लिए चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 320 इंटू 2। वैसे ये चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो कि हमारा बनता है 6,40,000। उसके बाद लिखा जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे भी 3,20,000 इंटू 1, 3,20,000। उसके बाद हमने कुछ शेयर्स रिजेक्ट कर दिए थे, तो उनके लिए एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट। हमने रिजेक्ट किए थे 40,000 शेयर, तो 3 रुपये उनके वापस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,20,000। फिर जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा बचा है वो हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट वाली एंट्री पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। या तो आप यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर भी ले सकते हैं, या आप, हमारे पास कितने एक्स्ट्रा शेयर थे देखिए, हमारे पास हमने 360 को दिए थे 320, तो एक्स्ट्रा शेयर कितने हैं? 40। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, जो कि हमारी एप्लीकेशन की अमाउंट है, तो यहाँ पे हमारी अमाउंट आ जाएगी 1,20,000। तो आप इनको टोटल करोगे तो देखोगे कि पूरा 12 लाख बन रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आप सिंपल सी नरेशन लिख सकते हो, बीइंग शेयर अलॉटेड। चलो मैं लिख ही देता हूँ, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटेड। ज़्यादा यहाँ पे कुछ लंबी चौड़ी नरेशन लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, बस एग्जामिनर जो चेक करने वाला है वो ये देखता है कि यहाँ आपने कुछ नरेशन लिखी है। अगर नरेशन नहीं लिखी है तो आपके 25% मार्क्स कट जाएंगे। इसका कोई एक्स्ट्रा नंबर वगैरह नहीं मिलते, लेकिन नहीं लिखने पे कट जरूर जाते हैं। उसके बाद हमारी सेकंड एंट्री बनती है, सेकंड का ए लिखेंगे। यहाँ पे इस बार हमें पहले पैसे मंगाने पड़ेंगे, तो पैसे मंगाएंगे, कहाँ पे मंगा रहे हैं हम? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने रुपए मंगा रहे हैं हम? 3 + 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हम 3,20,000 शेयर पे मंगा रहे हैं, कितने? फेस वैल्यू के 3 रुपए। तो ये हमारा बन जाएगा 9,60,000। 9,60,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 3,20,000 इंटू 2 रुपये मंगाए, तो 640। तो ये टोटल हमारे हो जाएंगे 16 लाख रुपए। तो हमने अलॉटमेंट पे कितने रुपए मंगाए हैं? 16 लाख रुपए। बीइंग अमाउंट कॉल्ड ऑन अलॉटमेंट। अब हमारे पास पैसा आएगा, तो उसकी बनेगी एंट्री नंबर बी, बैंक अकाउंट डेबिट। और प्लस यहाँ पे जीवन ने हमें पैसे नहीं दिए थे, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे होल्स इन एरियर, होल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे अमाउंट कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी कि हमारे पास टोटल अलॉटमेंट पे हमने मंगाए कितने?
16 लाख, लेकिन उसमें से 1,20,000 हमारे पास एडवांस पे पैसा रखा हुआ है, तो हमारा टोटल 14,80,000 से क्रेडिट होगा, 14,80,000। और जब हमने वर्किंग बनाई थी तो वहाँ पे हमने देखा था कि हमें टोटल 3700 रुपये नहीं मिले थे अलॉटमेंट पे, तो यहाँ पे कोलसिन एरियर में लिखा जाएगा 3,700। अब दोनों माइनस करके 14,76,300 ये लिखा जाएगा यहाँ पे, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। उसके बाद अगर मैं टाइमलाइन पे जाऊँ तो यहाँ पे लिखा है, हम एंट्री डाल चुके हैं कौन कौन सी। पहली एंट्री हमने एप्लीकेशन की डाल दी, फिर अलॉटमेंट की डाल दी। अब हमें फोरफिट करने हैं शेयर इसके, जीवन के। तो जीवन के पास कितने शेयर थे? 800 शेयर थे। तो यहाँ पे जब भी हम किसी के शेयर फोरफिट किए जाते हैं तो हमें एक चीज़ करनी पड़ती है, NCPC, अगर आपको याद हो तो। NCPC, N का मतलब होता है उसके पास कितने नंबर ऑफ शेयर थे जो कि हम फोरफिट कर रहे हैं। C का मतलब है कोल्ड अप अमाउंट, P कितना वो पे कर चुका है, C कितना उसने पैसा पे नहीं किया है, कोलसिन एरियर। तो यहाँ पे हमने टोटल जो उससे पैसे मांगे हैं, फेस वैल्यू के हमने मांगे हैं 2 रुपये और 3 रुपये, तो 5 रुपये। तो जर्नल एंट्री में हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, एंट्री नंबर 3, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स को, नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई किया जाएगा कोल्ड अप वैल्यू से। तो यहाँ पे उसके पास शेयर कितने थे? 800, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी फेस वैल्यू से जो कि हम उससे मांग चुके हैं 5 रुपये, तो यहाँ पे अमाउंट आएगी 4,000 रुपये। उसके बाद जितना SPR का पैसा वो पे नहीं करता उसे भी डेबिट किया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब एप्लीकेशन का प्रीमियम का पैसा तो वो पे कर चुका है 1 रुपये, उसने यहाँ पे ये जो 2 रुपये हैं ये वाले पे नहीं किए हैं, तो इसके लिए एंट्री बनेगी SPR अकाउंट डेबिट 800 इंटू 2, तो ये आ जाएगा हमारा 1,600 रुपये। फिर हमने उससे टोटल कितने रुपए मांगे हैं? 5600 रुपये। फिर इसमें से देखा जाता है कितना वो पे कर चुका है और कितना पे उसने नहीं किया है, तो फिर अमाउंट लिखी जाती है शेयर फोरफिट, क्रेडिट किया जाता है ये फोरफिट अकाउंट। दूसरा लिखा जाता है यहाँ पे टू कॉल्स इन एरियर। अगर आपने समरी बनाई है तो काफ़ी इजी हो जाएगा, जितना भी ये उसने पैसा नहीं पे किया है कॉल्स इन एरियर का वो हम डायरेक्टली यहाँ पे शो कर सकते हैं 3,700 रुपये, और हमने उससे टोटल मांगे थे 5600, जिसमें से उसने 3700 रुपये पे नहीं किए हैं, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 1900 रुपये जो कि वो पे कर चुका है। 1900 को कैलकुलेट करने का एक दूसरा तरीका और है। कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? देखिए, उसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था? 900 के लिए, तो उसने कितने रुपए दिए होंगे हमें? 2700। लेकिन क्योंकि 900 रुपये का हमारे पास यहाँ पे प्रीमियम का पैसा था, 900 का नहीं 800 का लेंगे क्योंकि हमने उसको शेयर 800 ही अलॉट किए थे, तो 800 यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो कि 1 रुपया मांगा जाता है किस चीज़ पे? प्रीमियम का। तो जो प्रीमियम वो पे कर देता है तो हम उसे इग्नोर करते हैं, तो यहाँ पे टोटल उसने पे कितना किया होगा? 1900 रुपये। आप दूसरे इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर चाहो तो ये हमारी जर्नल एंट्री बनेगी शेयर फोरफिट करने की, जीवन के, बीइंग शेयर्स फोरफिटेड। उसके बाद हमारी जर्नल एंट्री बनेगी, अब हम मांगेंगे फाइनल कॉल, तो इसको फोर्थ का ए पॉइंट लिख सकते हैं। अब ये देखो हमारे पास टोटल शेयर थे जितने हमने इशू या अलॉट किए थे, जो कि आप कहना चाहो 3,20,000, जिसमें से हम जीवन के 800 शेयर फोरफिट कर चुके हैं। तो 3,20,000 में से 800 शेयर हटाने के बाद अब हम पैसा मांगेंगे सिर्फ और सिर्फ 3,19,200 पे। तो उसके लिए जर्नल एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। वैसे तो हमारे पास 3,20,000 शेयर थे, लेकिन उसमें से हमने 800 फोरफिट कर लिए। अब हम पैसे मांग कितने रहे हैं फाइनल कॉल पे? टोटल हमने मांगे यहाँ पे 7 रुपये, जिसमें से 5 रुपये हैं फेस वैल्यू के और 2 रुपये हैं हमारा SPR का। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाएगा 7 से। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 3,19,000 को एक बार हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा हमारा 15,96,000, और एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा हमारा 3,19,200 मल्टीप्लाई बाय 2, 6,38,400, 6,38,400। तो टोटल हमने पैसे मांगे हैं इंटू 7, 22,34,400, 22,34,400 being amount called on final call। उसके बाद इसकी सेकंड एंट्री बनेगी। अब हमारे पास पैसा आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे गणेश ने पैसे नहीं दिए हैं तो कोलसिन एरियर्स भी डेबिट होगा टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। हमारे पास टोटल रुपए आने थे 22,34,400, जिसमें से उसका कोलसिन एरियर है कितना 16,800। तो हमारे पास टोटल पैसे कितने आए हैं 22,17,600, 22,17,600 being amount received on फाइनल कॉल। इसके बाद हम शेयर फॉरफिट करेंगे गणेश के, तो जिसके लिए हमारी जनरल एंट्री बनेगी एंट्री नंबर 5, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड, जितने पैसे वो दे चुका है, टू कोलसिन एरियर्स अकाउंट। उसकी हमने टोटल शेयर फॉरफिट किए हैं 2400, जिसपे हम पूरे के पूरे वही देखते हैं एनसीपीसी। तो अगर गणेश की मैं बात करूं पूरे के पूरे 10 रुपये उससे मांग चुके हैं, उसके पास शेयर कितने थे 2400। कोलसिन एरियर है हमारे पास 16,800, तो जितना भी बच गया वो पे कर चुका है। तो यहाँ पे है उसके पास 2400 इंटू 10, पूरे के पूरे फेस वैल्यू मांग चुके हैं, तो जो कि बनेगा 24,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमने 3 जगह मांगा है, जिसमें से 1 रुपया और 2 रुपये वो पे कर चुका है, उसने ये वाले 2 रुपये पे नहीं किए हैं, तो सिर्फ उसी अमाउंट से डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4,800, जिसमें से वो पे कर चुका है वो देखते हैं अभी। कोलसिन एरियर है हमारा 16,800, तो 24,000 प्लस 4800 में से 16,800 उसके नहीं आए, तो हमारे पास आज उसके पैसे आ चुके हैं 12,000 रुपये। नरेशन हमारी बनेंगी बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। फॉर्मेट थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। दोनों के शेयर फॉरफिट करने के बाद अब हमें जनरल एंट्री डालनी है शेयर्स री इशू करने की। शेयर री इशू के लिए उसने बोला है हमने टोटल शेयर री इशू किए हैं 1,500 रुपये, 8 पर शेयर फुल्ली पेड। तो जनरल एंट्री बनेगी कुछ इस तरीके से, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे पर शेयर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाएगा, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being shares reissued। टोटल हमने कितने शेयर्स री इशू किए हैं 1,500 रुपये, तो यहाँ पे लिखा 1,500 री इशू किए हैं 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप पे। तो 8 रुपये से मल्टीप्लाई करके आएगा बैंक में, 10 रुपये से मल्टीप्लाई करके आएगा इक्विटी शेयर में, और जो 2 रुपये का नुकसान हुआ है वो आएगा यहाँ पे। तो 1,500 इंटू 10 15,000, 12,000, और यहाँ पे आ जाएगा 3,000। इसके बाद हमारी फाइनल एंट्री बचती है, जिसमें हमें शेयर फॉरफिट का पैसा, मतलब जितने शेयर री इशू हुए हैं उतने शेयर फॉरफिट का पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ता है कैपिटल रिजर्व में, रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पे
क्योंकि जितने शेयर हमने फॉरफिट किए हैं सारे के सारे री इशू नहीं किए, तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा फॉर्मूला टाइप यूज़ करना पड़ेगा। वैसे फॉर्मूला नहीं, कॉमन सेंस वाली बात है, आप ये भी कह सकते हो। अगर सारे के सारे री इशू कर दिए होते तो डायरेक्टली माइनस करके आंसर आ जाता। तो यहाँ पे एक हमने शेयर फॉरफिट किए थे सबसे पहले जीवन के। तो जब हमने जीवन के शेयर फॉरफिट किए थे तो हमें वहाँ पे कितने का फ़ायदा हुआ था? 1900 रुपये का। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1900 शेयर, और उसके पास शेयर कितने थे? 800। प्लस जब हमने शेयर फॉरफिट किए थे गणेश के तो 12,000। इसके शेयर कितने थे? इसके पास थे 2400। माइनस हमें जितने का नुकसान हुआ है जो कि है यहाँ पे 3,000 रुपये का। यहाँ पे हमने टोटल शेयर फॉरफिट किए हैं 1500, जिसमें लिखा है इंक्लूडेड ऑल द शेयर्स ऑफ जीवन। तो जीवन के सारे री इशू किए हैं, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई भी किया जाएगा 800 से, क्योंकि जीवन के ये हैं हमारे शेयर किसके? जीवन के, और ये हैं शेयर हमारे गणेश के। तो 1500 में से अगर 800 शेयर जीवन के री इशू हुए हैं तो इसके बचेंगे कितने? 700 शेयर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कैपिटल रिजर्व का। तो यहाँ पे इसका तो आ जाएगा अमाउंट वही 1900, प्लस ये आएगा हमारे पास 1400। प्लस ये अमाउंट हमारे पास आएगा 12,000 डिवाइडेड बाय 2400 मल्टीप्लाइड बाय 700। तो 3,500 माइनस करेंगे इसमें से 3,000, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 5400 माइनस 3,000। तो 2400 रुपये आएगा आंसर हमारा कैपिटल रिजर्व का। तो ये अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे 2400 और 2400 बीइंग शेयर फॉरफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। तो ये था हमारा क्वेश्चन प्रोराटा का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी चीज़ के ऊपर आप और एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को अगर आप चाहते हो मैं सॉल्व करके दिखाऊं तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।